काम्या एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अपनी 4 सहेलियों के साथ रहती थी। अभी वह अकेले ही थी क्योंकि और उसकी 3 सहेलियां दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने होम डिस्ट्रिक्ट गई हुई थी। उसके साथ एक काम वाली रुका करती थी, लेकिन वह कहती है कि अरे बीबी जी, आज मैं शादी में जाऊंगी, इसलिए मैं कल भी नहीं आ पाऊंगी, आप अकेले रह लोगी। तब वह कहती है कि अरे तू जा, तू टेंशन न ले, मैं आराम से रह लूंगी। अभी यहाँ रहते बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन परसों तू जरूर आ जाना। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत ही आकर्षक सैलरी के साथ जॉब भी मिल गई थी और उसे अगले महीने अमेरिका भी जाना था। तभी उसके पास एक फोन आता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। मैडम हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपके खिलाफ हमें कुछ सबूत मिले हैं। आपका कुछ सामान पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स सप्लाई करने के सबूत है, इसलिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी एक पार्सल में मिला है, जिसके कारण हम ये सब जान पाए हैं। उसकी इतनी बात सुनकर वह रॉन्ग नंबर कह के फोन काट देती है और डर के इधर उधर टहलने लगती है। काम्या मन ही मन सोचती है कि यह कॉल उसके लिए नहीं होगी, शायद कोई रॉन्ग नंबर लग गया है। फिर वह सोचती है कि अगर कोई फोन आता भी है तो मैं अब नहीं उठाऊंगी, और ऐसा सोचते हुए वह अपने बेडरूम में जाती है और यही मन में दोहराती है कि कॉल नहीं उठाऊंगी, कॉल नहीं उठाऊंगी। तभी मैसेज की एक बीप आती है। वह सोचती है कि चलो देखती हूँ मैसेज किसका है। जैसे ही वह मैसेज देखती है, उसके हाथ पांव मानो फूल जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था, फोन उठाओ काम्या मैडम, नहीं तो अभी आकर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। अगर आप हमारी बातों का जवाब दे दोगे तो हो सकता है कुछ गलतफहमियां हों, वह दूर हो जाएं। वह डर डर के फोन उठाती है। फोन करने वाली एक महिला थी और वह वीडियो कॉल पे थी। वह कहती है कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप उसका सही जवाब देना, कोई गड़बड़ मत करना, और ऐसा करो आप अपना कमरा बंद कर लो और उस कमरे में और कोई भी ना आए। वह कहती है कि हाँ मैं अकेले हूँ, मेरे साथ अभी कोई नहीं है। वह कहती है फिर भी पर्दे वगैरह सब कुछ बंद कर लो, आपको डिजिटल कस्टडी में रखा जा रहा है, आप न कहीं आ सकती हैं न जा सकती हैं, आपको फ़ोन भी नहीं बंद करना है और किसी का फ़ोन नहीं उठाना है। वह कहती है कि आपकी शादी ठीक हो गई है, आपका मंगेतर दुबई में रहते हैं, क्या उनके पास हम कॉल कर लें, क्योंकि आप हम लगता है हमें कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। वह कहती है कि नहीं, ये सब बातें उनसे मत कहना, नहीं तो मेरी शादी टूट जाएगी। तभी उसके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। जब वह उस मैसेज को देखती है, उसमें उसके मंगेतर के साथ एक फ़ोटो थी। वह देखकर अवाक हो जाती है। वह पूरी तरह से उनके चंगुल में फंस चुकी थी और वह जो कहते हैं वह मानने लगती है और वैसा ही करने लगती है। वह कहती है कि आप फ़ोन नहीं काट सकती और वीडियो कॉल पे हमेशा ही रहोगी और हर समय 5-5 मिनट पे आप ये कहेंगी कि मैं प्रेजेंट हूँ। वह वैसा ही करती है। फिर वह कहते हैं कि अभी पुलिस का फ़ोन आएगा, आप उनसे कोऑपरेट कीजिए और उन्हें अपना आधार नंबर और अपना एक फ़ोटो भेज दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस का फ़ोन आता है। आपके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। आप कब से क्राइम की दुनिया में काम कर रही हैं? मतलब ये सब काम आप कब से कर रही हैं? मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मेरा इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है सर। ठीक है, आप मेरे सहयोगियों से कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको अरेस्ट करना होगा। अभी तो केवल फोन पर पूछताछ करके हो सकता है मामला रफा दफा हो जाए। यह वीडियो कॉल पुलिस स्टेशन से था। उनकी बातें सुनकर वह बुरी तरह घबरा जाती है। वह सोचती है कि मैं क्या करूं, यहाँ से भाग भी नहीं सकती और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी फिर से फ़ोन आने लगता है। यह भी वीडियो कॉल था। वह डरते डरते फिर से फ़ोन उठाती है, लेकिन यह क्या, वह तो और भी खतरनाक बातें करने लगते हैं। वह कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसा है कि हम एक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी उसमें सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपके पास जो भी अकाउंट है वह सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रीज करने जा रहा है। यह सब 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। उसके पास कोई चारा ना था। वह फटाफट अपने सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है
उसके 2-3 अकाउंट में सब मिलाकर 25 लाख रुपए थे जो उसने अपनी शादी के लिए रखा था। वह सब उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है क्योंकि उसके पास वह और कोई चारा नहीं था। वह दिमागी तौर पे इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वह वही कर रही थी जो वह कह रहे थे। वह उसे यह भी आश्वासन दे रहे थे कि अगर आप निर्दोष साबित हुई तो आपके सारे पैसे दूसरे दिन वापस कर दिए जाएंगे। आप परेशान ना हो, हम आपसे 4 घंटे बाद फिर से संपर्क करते हैं। लेकिन ये बात आप किसी से नहीं कहेंगी, नहीं तो हमें उन पर भी केस दर्ज करना पड़ेगा। फिर फोन बंद हो जाता है। यह सब होते होते 24 घंटे हो चुके थे। वह अपने कमरे में लड़खड़ाते हुए जाती है। उसे चक्कर आ रहे थे। वह वहां पर जाकर बेहोश हो जाती है। सुबह सुबह उसकी एक मित्र जो कि आगरा में रहती थी वह वापस आ जाती है। उसे सोता हुआ देखकर कहती है कि तुम तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती, क्या बात है काम्या, उठो, मैं आ चुकी हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आई हूँ। काम्या किसी तरह उठती है लेकिन वह कुछ अजीब सी लग रही थी। तब उसकी सहेली कहती है कि तुम अजीबोगरीब क्यों लग रही हो। तो काम्या कहती है कि कोई बात नहीं, रात में ठीक से नींद नहीं आई, मैं अकेली थी ना इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। फिर वह कहती है कि तू तो डरती नहीं है, कैसी बातें कर रही है। वह मन ही मन सोचती है कि मैं इससे वह सब बातें कैसे बताऊं जो रात भर उसके साथ हुआ है, क्योंकि हो सकता है किसी भी समय उसे पुलिस आकर अरेस्ट कर सकती है या फिर वो निर्दोष साबित हो सकती है। वह गुमसुम सी हो जाती है। तभी उसकी सहेली बताती है कि मेरे पड़ोस में एक लड़का IIT में पढ़ता है। उसके घर अचानक से एक दिन फोन आया और उसके माता पिता को 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 50 लाख रुपए लूट लिए गए। जब उन्होंने जाकर पुलिस थाने में इसकी शिकायत की तब कहीं मामला सामने आया, डिजिटल फ्रॉड करके उससे यह पैसे वसूले गए हैं। फिर उसे थोड़ी हिम्मत आती है। फिर वह अपनी सहेली को पूरी घटना बताती है। फिर वह उसकी सहेली दोनों मिलकर और लोगों को बुलाते हैं और यह सब बातें बताते हैं। सभी मिलकर पुलिस थाने जाते हैं और उसके साथ जो भी हुआ था वह सब काम्या पुलिस को बताती है। काम्या से पुलिस कहती है कि आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान भारत में नहीं है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप अरेस्ट हो चुकी हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इसलिए पुलिस धरपकड़ करती है और उसमें से 2 अपराधी पकड़े जाते हैं और उसके 15 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं। पुलिस काम्या को यह आश्वासन देती है कि आपके बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे और बाकी के 10 लाख उसे 2 महीने बाद मिल जाते हैं। और फिर वह पूरी तरीके से अब ठीक हो चुकी थी। उसका दुबई में रहने वाला मंगेतर भी वहां आ चुका था। उन दोनों की फिर धूमधाम से शादी होती है। मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य एक दूसरे को जागरूक करना है। आजकल डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज सुनाई दे रही है, जबकि कानून में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत किसी को इस तरह से अरेस्ट किया जा सके। इसलिए आप सावधान रहें, जागरूक रहें, तभी इन सब चीजों से बच सकते हैं। यह सब किसी कम जानकार लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि यह तो पढ़े लिखे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी हो चुका है। इसलिए जागरूकता फैलाएं, स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरे को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह जो फ्रॉड करते हैं वह पूरी तैयारी के साथ करते हैं। तभी वह CBI का नाम, पुलिस का नाम और बड़े बड़े पदों का नाम लेते हैं और इनके पास पूरा सेटअप होता है। ऐसा लगता है जैसे रियल की पुलिस है, रियल की CBI है और सब कुछ रियल है। एक आम आदमी, चाहे वह डॉक्टर, इंजीनियर या कोई व्यवसायी हो, वह पुलिस और CBI का नाम सुनते ही डर जाता है। वह सोचता है इन चक्करों में पड़ने से अच्छा है कि पैसे देकर इनसे पीछा छुड़ाया जाए, और इसी का यह फायदा उठाते हैं और अपने कारनामों में कामयाब होते हैं। लेकिन आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।